हवा को चीरते हुए तेज स्पीड में गाड़ियों की सन्न सन्न निकलने की आवाज। सेवन हंटर्स गैंग के द्वारा किडनैप हो चुकी स्वास्तिका की धड़कनें हर मिनट तेजी से बढ़ती जा रही है। उसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि उसे किडनैप करके कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन उसे अगले पलों में आने वाली परेशानियों का आभास होता जा रहा है। गाड़ी बहुत स्पीड में एक शार्प टर्न लेती है और पुरानी सी दिखने वाली एक बिल्डिंग के सामने रुकती है। गाड़ी रुकते ही दो हंटर्स स्वास्तिका को पकड़कर नीचे उतारते हैं। जैसे अभी तक शांति से यहाँ तक आई है, उसे बरकरार रखना और संभल कर चलना। उनमें से एक हंटर स्वास्तिका को पुश करके आगे बढ़ाता है। स्वास्तिका अभी कुछ भी कहने की हालत पे नहीं है, ना ही उसे पता है कि वो अपने होटल से कितने दूर और किस जगह आ गई है। बाकी हंटर्स के साथ स्वास्तिका बिल्डिंग में एंटर करती है। एंटर करते ही सेवन हंटर्स के लोगों के कदमों की आहट में स्वास्तिका को तेजी का आभास होता है, जिसे सुनते ही स्वास्तिका और घबरा जाती है। तभी एक हंटर उसके करीब आता है और उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल देता है। पट्टी खुलते ही स्वास्तिका की आंखों पर सूर्य की चकाचौंध पड़ती है। सबसे खतरनाक दिखने वाला हंटर स्वास्तिका की ओर बढ़ता है, जिसे देखकर स्वास्तिका के माथे पर पसीना टपकने लगता है। हंटर को अपनी ओर आती देख स्वास्तिका के कदम पीछे की ओर चलने लगते हैं। तभी स्वास्तिका के कंधों पर दो मजबूत हाथ आते हैं और उसे कुर्सी पर बिठा देते हैं। यहाँ से वापस जाने की जल्दी तो होगी तुझे, बस हमें इतना बता दे कि अंजलि इस समय कहाँ पर है। हंटर के इस सवाल ने स्वास्तिका की धड़कनें और बढ़ा दी है। स्वास्तिका चारों तरफ नजर घुमाती है, खुद को थोड़ा मजबूत करती है। तू पीछे पड़े हो तुम लोग अंजलि के। उसकी अच्छी खासी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, जीने दो उसे। बस कुछ दिन की ही तो मोहलत है उसके पास। इतना बोलते ही एक जोर का थप्पड़ स्वास्तिका को पड़ता है। वो बहुत बुरी तरह से हिल जाती है। जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब दो, नहीं तो ये सुंदरता दूसरे थप्पड़ में गायब हो जाएगी। हंटर की इस वार्निंग से स्वास्तिका कांपने लगती है। तभी एक बड़ी सी स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल फ्लैश होती है, जहां पूरी तरह से अंधेरा है और उस अंधेरे में सिगार पीता एक आदमी दिखाई देता है। सभी हंटर्स और एक्टिव हो जाते हैं। स्वास्तिका भी बस उस आदमी को एक टक देखती रहती है और पहचानने की कोशिश करती है। वेलकम स्वास्तिका। तुम्हारे जैसे दोस्त दोस्तों पर जान छिड़कने वाले दोस्त होते हैं। हंटर्स डोंट स्लैप हर। इन्हें थोड़ा डर और दर्द दोनों मिले तब शायद इन्हें मुंह खोलने में एतराज नहीं होगा। वीडियो कॉल से मिले इस इंस्ट्रक्शन को सुनते ही कुछ इंसेक्ट्स स्वास्तिका के पास छोड़े जाते हैं, जिन्हें देखकर स्वास्तिका की बेचैनी बढ़ जाती है। इंसेक्ट्स स्वास्तिका के बदन पर रेंगने लगते हैं। डर के मारे उसकी चीख निकलती है, लेकिन उसके अलावा उसके मुंह से और कुछ नहीं निकलता। एक तरफ सेवन हंटर्स के लोग अंजलि को ढूंढने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो वहीं गौतम भी अंजलि की लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस लाने के लिए अपनी तरह के हथकंडे अपना रहा है। वो गोवा पहुंच चुका था और बीच शहर से थोड़ा दूर उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट बुक किया था। शहर के शोर शराबों से दूर पीसफुल सी जगह पर वो बच्चों और अंजलि को लेकर पहुंच चुका है। इतनी परेशानियों को झेलने के बाद भी आज अंजलि ने जीवन जीने की होप नहीं छोड़ी है। उसकी सबसे बड़ी टेंशन की वजह उसके बच्चों में भी वायरस का पाना है और वो बस उन्हें उससे बचाना चाहती है। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी अंजलि। अंजलि के लिए कॉफी बनाते हुए गौतम कहता है। गौतम हर तरह से अंजलि के करीब रहकर उसका पूरा ख्याल रखना चाहता है। उसका बस नहीं चल रहा, वरना अंजलि के दर्द को भी गौतम खुद सह लेता। वो एक पल के लिए भी अंजलि को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसकी सेहत बद से बदतर होती जा रही थी। इसीलिए अंजलि को हर तरह का आराम देने के लिए गौतम ने कुछ केयर टेकर्स को भी अपॉइंट कर दिया है। बच्चों को और अंजलि को वो जगह बहुत पसंद आ रही थी। बच्चों ने तो आते ही अपनी मस्ती उछल कूद करना शुरू कर दिया था।
खाना बनाने वाले शेफ से कई तरह की फरमाइशें मिलने लगी। गौतम तो सफर से आते ही शावर लेने जा चुका था। बच्चे भी किचन से कुछ न कुछ लेकर खा ही रहे थे। अंजलि बाहर स्विमिंग पूल के नजदीक अभी भी चिंता में घूमते हुए सोच रही थी कि कैसे और कहां से वो जल्द से जल्द एंटीडोट अरेंज कर सकती है। सोचते सोचते ही उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो स्विमिंग पूल में ही गिर जाती है, जो कि करीब 10 से 12 फीट गहरा है। अंजलि की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है क्योंकि उसके नजदीक अभी भी कोई नहीं है और वो पानी से बस ऊपर आने के लिए हाथ पे हाथ मार रही है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता है। बीमार शरीर, चक्कर आना और ऊपर से पानी में डूब रही अंजलि, ऐसा लग रहा था जैसे मानो सारी तकलीफों ने एक साथ एक ही समय पर अंजलि को टारगेट किया हो। थोड़ी ही देर में वो फड़फड़ाती मछली की तरह दिख रही थी। उसके शरीर में लड़ने की अब ताकत जा चुकी थी और फाइनली वो पानी में डूब जाती है। अचानक से स्विमिंग पूल में गौतम भी छलांग मार देता है। उसने अंजलि को अपने रूम से डूबते हुए देख लिया था। वो स्विमिंग पूल में डूब चुकी अंजलि को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकालता है। गौतम की भी सांसें भर जाती है, लेकिन उसका ध्यान खुद से ज्यादा बेहोश अंजलि पर था। अंजलि, वेक अप, कम ऑन, वेक अप। तो बुद्ध खोया हुआ गौतम अंजलि के पेट को दबा दबा कर पानी निकालते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता है। विवान और वंश इस रिजॉर्ट का वीडियो अपने मोबाइल में बना रहे हैं। वो वीडियो बनाते बनाते पूल एरिया में भी पहुंच जाते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अंजलि को अभी अभी गौतम ने डूबने से बचाया है। काफी प्रयासों के बाद भी अंजलि को होश नहीं आता। अब एक ही ऑप्शन बचा है। सॉरी अंजलि। इतना बोलकर गौतम उसे होश में लाने के लिए माउथ टू माउथ देता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गौतम एक बार फिर से अंजलि को माउथ टू माउथ देने का ट्राई करता है और इस बार अंजलि की आंखें कुछ पल के लिए खुलती हैं और वो जोर की सांस लेती है। उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो गौतम के होठों को अपने होठों पर पाती है। अंजलि के होठों को गौतम के होठों ने सालों बाद छुआ था। दोनों को अपनापन सा लगता है। अंजलि एक और जोर की सांस लेती है और फिर से उसकी आंखें बंद हो जाती है। अंजलि, अंजलि। गौतम तुरंत ही अंजलि को अपनी गोद में उठाता है और रूम में ले जाता है। मैम के होश में आते ही उनके गीले कपड़े बदलवा दीजिएगा सर। होश में आने के लिए बॉडी में थोड़ी गर्मी आना जरूरी है। वहां मौजूद एक केयर टेकर गौतम को आगाह करता है और गौतम उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है और सोच में पड़ जाता है। सोच में तो रिया भी पड़ी हुई है। वो मन ही मन सोचती है खेल में खिलाड़ी कितनी हो जाए, लेकिन सबकी कमान होती रेफरी के हाथ में ही है। फ्लेक्सिबल कुर्सी पर हल्का झूलते हुए रिया मिरर में खुद को देख रही है। अंजलि की खराब होती हेल्थ कंडीशन ने रिया के जीवन में एक नया रोमांच पैदा कर रखा है। वो फिर से अपने आप को जीत के करीब देख रही है। रिया ख्वाब अच्छे से बुन रही थी कि तभी डोर नॉक होता है। कौन है? गुस्से वाले टोन में रिया पूछती ही है कि वहां प्रभाकरन एंट्री लेता है, जिसे देखकर रिया अपने आप को थोड़ा काम करती है। रिया के टोन से प्रभाकरन उसकी मानसिक स्थिति समझ जाता है, लेकिन प्रभाकरन के चेहरे पर चिंता का भाव रिया भी नोटिस कर लेती है। अब पता भी तो चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। रिया फेस रीडिंग में अच्छी है, ये बात प्रभाकरन भी जानता है, इसीलिए वो बोलना शुरू करता है। सॉरी मैडम, आई नो कि आप अभी हैप्पी जोन में हो, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आपको एक खुशखबरी सुनाई थी, लेकिन अब 2 दिन बाद यानी आज एक सैड न्यूज आपको सुनानी पड़ रही है। ये सुनते ही रिया का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही गंभीर हो जाता है। गौतम और अंजलि किसी सीक्रेट ट्रिप पर कहीं बाहर घूमने गए हैं। प्रभाकरन की ये खबर सुनते ही रिया बहुत ही तेज शाउट करती है। उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है। अभी तो वो गुड न्यूज ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई थी कि बैड न्यूज पहले ही आ गई। इतना कहते ही रिया थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है और प्रभाकरन की नजर रिया पर टिक जाती है। इन लोगों का ये खेल तो मैं बंद करके रहूंगी। मुझे दोनों की लोकेशन हर हाल में चाहिए। पता करो कहाँ गए हैं ये। रिया इतनी आसानी से कोई भी कंट्रोल अपने हाथ से नहीं ले जाने देने वाली है
और प्रभाकरन के सोर्सेस पर उसे पूरा यकीन भी है। एक शानदार से रूम को किड्स रूम जैसा इंटीरियर किसी भी बच्चे को घंटों कमरे में बिताने के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक वैसा ही माहौल है वंश और विवान के रिजॉर्ट वाले रूम का। रूम के दरवाजे को जोर से धक्का देते हुए वंश और विवान अपने रूम में एंटर करते हैं। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट चमक रही है। चला, जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो देखते हैं पूरा। एक्साइटमेंट में वंश विवान से कहता है। दोनों भाई मिलकर पूरा वीडियो देखते हैं। यार, पापा ने तो आज मम्मी को किस कर दिया। वंश इस समय सुपर डुपर हैप्पी है। हाँ यार, लगता है इनकी पट्टे लग गई है आपस में। अपनी मासूमियत भरे ख्याल को विवान भी जाहिर करता है। ब्रो, हमारे मम्मी पापा यही होने चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए, तभी मजे आएंगे। क्योंकि देख, तुझे तेरी मम्मा अच्छी लगती है, पापा की कमी है, और मुझे मेरे पापा अच्छे लगते हैं, मम्मा की कमी थी। और अब एक अच्छे पापा और एक अच्छी मम्मी मिल जाएंगे तो बच्चों के लिए तो एक कंप्लीट फैमिली हो जाएगी ना। वंश अपने गले में पहनी हुई लॉकेट को चूमते हुए कहता है। विवान बोलता है, चल काफी देर हो गई, मम्मा को देखते हैं होश आया कि नहीं उन्हें। विवान और वंश के आने से थोड़ी ही देर बाद अंजलि को धीरे धीरे होश आना शुरू होता है। अंजलि का इतनी देर बेहोश होने का कारण सिर्फ पानी में डूबना ही नहीं था, बल्कि उसके शरीर में रह रहे इन्फेक्शन की वजह से भी था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और लड़ने की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। होश में आते ही अंजलि खुद को अपने बेड के सामने मौजूद मिरर में देखती है। ऊपर से नीचे तक अपने आप को घूरती है। अंजलि के चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है। मैंने तो वो रेड वाला टॉप पहना था, लेकिन अभी व्हाइट है। मेरे क्लोथ्स किसने बदले? अंजलि मिरर में कंटिन्यू खुद को देखते हुए कहती है। वंश और विवान एक दूसरे को देखते हैं और नजरों ही नजरों में थम्स अप करते हुए कहते हैं, वैसे तो हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, शायद पापा ने बदले हो। बैठे रहे, आप उन्हीं से पूछ लो। ये सुनते ही अंजलि थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। गौतम ने सालों से मुझे ऐसे नहीं दिखा, और अब इस तरह वियर्ड सा लग रहा है। तभी अंजलि के लिए बाहर से सूप लेकर आए गौतम की एंट्री होती है। गौतम, मेरे सारे कपड़े तुमने चेंज किए हैं? बिना एक सेकंड का वक्त गवाए अंजलि गौतम से पूछती है। गौतम के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक से अंजलि को क्या जवाब दे, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। ये मोमेंट दोनों के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव करने लगते हैं। तब तक बैठे बैठे मोबाइल चलाते हुए वंश और विवान दोनों रूम से बाहर आते हैं। वो दोनों मोबाइल गेम के लिए लड़ रहे हैं। अभी मेरा टर्न है, विवान कह के फोन छीनता है। वंश फोन अपनी तरफ खींचता है। नहीं, मेरा टर्न है। इस खींचातानी में उनके हाथों से अंजलि और गौतम का माउथ टू माउथ वाला वीडियो रिया को सेंड हो जाता है। क्या? ओह गॉड, ये क्या भेज दिया तूने? विवान वंश को ये कहते हुए फोन दिखाता है। वंश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वंश मैसेज को गौर से देखता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, और फिर वो विवान से कहता है, जल्दी से डिलीट कर इसे, देख बफर हो रहा है। अब तक मम्मा और पापा का वीडियो रिया मॉम को पहुंचा नहीं है। विवान वीडियो जल्दी से डिलीट कर देता है और चैन की सांस देता है। तभी एक भयानक सी आवाज आती है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दोनों बच्चे घबरा कर ऊपर देखते हैं। गौतम रूम के बाहर आ चुका था और उनको आवाज बदलकर डराने की कोशिश कर रहा था। वंश दबी हुई आवाज में कहता है, कुछ नहीं, बस वो विवान का साइंस का एक क्वेश्चन था, तो वो गूगल पे सर्च कर रहे थे हम। गौतम की हंसी छूट जाती है और वो कहता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, सब जानता हूँ तुम्हारी शैतानियों को। ये कहकर वो आगे चलने लगता है। वंश और विवान फिर राहत की सांस लेते हैं। उधर किडनैप्ड स्वास्तिका के चेहरे पर जोर से पानी फेंका जाता है। स्वास्तिका की आंखें खुलती हैं तो सामने 7 हंटर्स का लीडर खड़ा है। यहाँ से जाना है तो अंजलि का पता बता दो। कांपते स्वर में स्वास्तिका कहती है, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगी। उसके इतना कहते ही वो आदमी स्वास्तिका के चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है।
स्वास्तिका का गाल लाल हो चुका था, लेकिन वो हार नहीं मानती। उस आदमी के बार बार मारने पर भी स्वास्तिका अपना मुंह नहीं खोलती। लेकिन तभी सामने लगी टीवी स्क्रीन पर एक बड़ी सी हैट पहना आदमी दिखाई पड़ता है, एकदम जैसे अंधेरे में कोई शैतान छुपा हो। उस टीवी में उतना ही अंधेरा था, उसके सर पर हैट और मुंह में जलता हुआ सिगार सिर्फ दिखाई पड़ रहा था। क्या प्रोग्रेस है? सिगार से कश खींचते हुए वो आदमी कहता है, अभी तक तो मुंह नहीं खोला है, लेकिन जल्द ही बताएगी। वो आदमी जो स्वास्तिका के बिल्कुल नजदीक खड़ा है, वो बताता है, इतनी मार खाकर भी मुंह नहीं खोला। काफी गहरी दोस्ती लगती है अंजलि से। एक काम करो, इसके मोबाइल से गौतम को मैसेज करो, पता चल जाएगा कहाँ है वो। ये सुनते ही स्वास्तिका घबरा जाती है। उसे पता है कि उसका मैसेज पढ़ते ही गौतम फौरन रिप्लाई करेगा, जैसा वो हमेशा से करता है। वो आदमी स्वास्तिका का मोबाइल ऑन करके उसके फेस से मोबाइल अनलॉक करता है और मैसेजिंग ऐप पर गौतम को मैसेज टाइप करके भेजता है, हाउस ट्रेवल गोइंग ऑन गौतम, अभी कहाँ पहुंचे? स्वास्तिका का टेंशन बढ़ जाता है। उसके चेहरे का टेंशन देखकर टीवी स्क्रीन में बैठे आदमी को मजा आता है। हर मर्ज का इलाज हमारे पास है। शैतानों वाली हंसी हंसते हुए टीवी स्क्रीन वाला आदमी कहता है। काफी देर तक गौतम के रिप्लाई का वेट करने के बाद स्वास्तिका के फोन का मैसेज टोन बजता है। गौतम का मैसेज आ चुका था। मैसेज में लिखा था, ऑल गुड, स्टे नियर कॉलिंगवुड बीच। मैसेज पढ़ते ही आदमी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कॉलिंगवुड बीच तो अंजलि गोवा में है। स्क्रीन में बैठा आदमी फौरन कहता है, जिस इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए स्वास्तिका दर्द झेल रही थी, वो आसानी से बाहर आ गई थी। टीवी स्क्रीन में बैठे आदमी की फिर से आवाज आती है, हंटर्स, आप लोगों ने आज तक कोई कॉन्ट्रैक्ट अधूरा नहीं छोड़ा है, ना ही आज तक फेल हुए हैं। उम्मीद है कि यहाँ भी नहीं होंगे। मुझे सिर्फ अंजलि चाहिए, वो भी जिंदा। गो टू गोवा एंड कैच हर। हंटर्स का लीडर अपने बाकी हंटर्स को देखता है और बिना कोई शब्द बोले उनके इशारों ही इशारों में बात हो जाती है। वो सभी अपने अपने हथियार बैग में डालते हैं और बाहर निकलते हैं। स्वास्तिका को जाने से पहले लीडर एक नजर देखता है और विजय से भरी शैतानी मुस्कान देता है। स्वास्तिका के लिए वहां 2 हंटर्स छोड़ दिए जाते हैं और बाकी हंटर्स लीडर के साथ अंजलि के हंट पर निकल जाते हैं। स्वास्तिका अपनी मजबूरी और बेबसी पर तकलीफ में दिखाई देती है। अंजलि इन सब से बेखबर है कि बहुत जल्द उसे किडनैप करने के लिए फिर से कुछ लोग उसके पास आने के लिए निकल चुके हैं। बल्कि उसके दिमाग में तो कुछ और ही सवाल, कुछ और ही ख्याल चल रहे हैं। अंजलि के मन में गौतम द्वारा उसके कपड़े बदलने वाली बात उसके मन में चल रही है। वो सोच रही है, आखिर गौतम ने ऐसा क्या सोच कर किया होगा? कैसे लिए कि मैं उसके बच्चों की माँ हूँ? कैसे लिए कि वो मुझे फिर से चाहने लगा है? या फिर मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ इसलिए? नहीं, ऐसे तो कोई हक नहीं बनता। उसके विचार किसी निष्कर्ष पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि वो खुद ही उन्हें रोक देती है और शावर बंद कर देती है। अंजलि बाथरूम से एक कपड़ों की बाल्टी लेकर निकलती है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स में बाल्टी नीचे रख देती है और हाँफने लगती है। अंजलि में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो कपड़ों की बाल्टी उठा सके। इसी समय गौतम कमरे में आता है। अंजलि को परेशान होता देख लेता है। ये करने की क्या जरूरत है? मुझे बुला लिया होता, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है ना। कहते हुए वो बाल्टी उठा लेता है और दोनों छत की तरफ बढ़ते हैं। छत पर अंजलि कपड़े सुखाने लगती है तो गौतम भी आगे आ जाता है। तुम रुको, मैं सुखा देता हूँ कपड़े फटाफट। अंजलि भी मुस्कुरा कर कहती है, सिर्फ बाल्टी उठाने में परेशानी हो रही थी। अभी इतनी वीक नहीं हूं मैं कि बकेट भी ना उठे। हर चीज इसलिए नहीं करता हूँ कि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है। ये बात वो अंजलि की आंखों में आंखें डालकर गौतम प्यार भरे अंदाज में कहता है। शाम हो चुकी है और रिया पर भी एक बुखार चढ़ने लगा है, धोखा खाने का बुखार, जिसे उतारने के लिए वो शराब का सहारा लेती है। उसके चेहरे पर नशा दिख रहा है, आंखें लाल हैं। अब तो ना ही उसे कोई कुछ कहने वाला वहां मौजूद है और ना ही किसी के सामने उसे अच्छा होने का ढोंग करना है। इसीलिए वो नशे में खुद से ही बातें करती है और कहती है,
इस गौतम ने तो मजाक बनाकर रख दिया है। घर में ऑलरेडी एक बीवी है और खुद उसकी बहन के साथ बाहर घूम रहा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है। उस पैक को भी गट पी लेती है, फिर और शराब ग्लास में डालते हुए कहती है, जिस आदमी के लिए इतना कर रही हूँ, इतना मर रही हूँ, उसे ही कद्र नहीं है मेरी। आखिर क्या कमी है मुझ में और क्या है उसमें जो उसके पीछे पागल हुआ पड़ा है। वो अपनी जगह से खड़ी होती है और ग्लास पकड़े पकड़े अपने कमरे के ड्रेसिंग के पास जाती है। लड़खड़ाते हुए वो ड्रेसिंग तक पहुंचती है। वो आईने के सामने खड़ी होती है और फिर से अंजलि और अपनी किस्मत को कोसना शुरू करती है कि अंजलि नाम की ग्रहण ने मुझे उस गौतम की मिस्ट्रेस बना कर रख दिया है। जब देखो बिना बताए निकल जाता है, जैसे मैं तो कुछ यहाँ हुई नहीं। इतना आगे निकल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अंजलि के पीछे ही दिखाई देती हूँ। उसे गुस्सा आता है तो वो ग्लास जमीन पर पटकती है। जोर की आवाज के साथ ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रिया नीचे झुकती है और एक टुकड़ा उठा लेती है, फिर खुद को आईने में देखकर कहती है, क्या फायदा इस चेहरे का अगर वो गौतम इस पर नहीं मर सकता, इसकी कदर नहीं कर सकता। कहते हुए उस ग्लास के टुकड़े से अपने ही चेहरे पर माथे से होते हुए गाल तक एक लकीर खींच देती है। वो लकीर खून की लकीर बन चुकी है। इसी वक्त लता देवी भी वहां आ जाती है। रिया को ऐसा करता देख वो डर जाती है। वो रिया का हाथ पकड़ते हुए जोर देते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है? तो रिया का भी गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ, पागल हो गई हूँ आपके बेटे की वजह से। इस घर की बहू नहीं, रखेल हूं मैं आपके बेटे की। लता देवी कहती है, रिया तू नशे में कुछ भी बकबक कर रही है। ये कोई तरीका नहीं है खुद को सजा देने का। देखो खून भी बहने लगा है। रिया दर्द भरे स्वर में कहती है, खून नहीं है, सजा है ये जो आपका बेटा मुझे धोखा देकर दे रहा है। इस चेहरे को निग्लेक्ट कर रहा है वो। उससे उस जाहिल अंजलि के चेहरे में डूबने में मजा आ रहा है। लता देवी उस ग्लास के टुकड़े को उससे दूर फेंकती है और तुरंत उसे डॉक्टर को फोन मिलाकर सारी बात बता देती है। मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूँ लता जी, डॉक्टर बोलकर फोन कट कर देता है। रिया अपने दुखी मन के उबार को लता देवी के सामने निकालकर थोड़ा ठीक महसूस करती है। लता देवी मन ही मन सोचती है, ओकेजनली ड्रिंक करना समझ आता है, लेकिन ये तो कभी भी उठ के ड्रिंक करने लगती है और पूरे घर को माथे पर उठा लेती है। गौतम की गलती की सजा पूरे घर को भुगतना पड़ती है। आखिर है कहाँ ये गौतम? गौतम इस वक्त अंजलि और बच्चों को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर आया है। शाम ढल रही है और सूरज सामने क्षितिज में समुद्र के अंदर डूबता हुआ दिख रहा है। ऐसा मनोरम प्राकृतिक नजारा बहुत समय से अंजलि ने नहीं देखा था। इस होटल की एक खासियत थी, वो समुद्र के एकदम किनारे पर था। होटल के बाहर कुर्सियां इस तरह से लगाई थी कि सामने समुद्र का खुला नजारा भी दिखाई पड़ता है और नीचे लटकते पैरों को पानी की लहरें छूकर पलटती है। अंजलि, गौतम भी इसी तरह बैठे थे। रेस्टोरेंट से उनकी टेबल तक जाने वाले रास्ते पर कालीन बिछी हुई है और दोनों ओर खूबसूरत लाइटिंग्स भी लगी हुई है। बच्चे इस जगह का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। उन्हें बस खाने का इंतजार है क्योंकि उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। लेकिन अंजलि के चेहरे पर अभी भी एक उदासी दिखाई दे रही है। लगता है तुम्हें मुझे इस जगह नहीं लाना चाहिए था। शायद तुम्हें ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। अंजलि के उदास चेहरे को देखकर गौतम कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है गौतम, तुम गलत सोच रहे हो। मुझे तो ये जगह सच में बहुत पसंद आई है। प्रॉब्लम जगह में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। हमेशा बस क्या होगा आगे के बारे में सोचती हूँ। बच्चों का टेंशन ज्यादा खाता है तो बस इन्हीं में खोई रहती हूँ और कुछ नहीं। बोलते हुए अंजलि थोड़ा अपसेट फील करती है। गौतम अंजलि की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अंजलि ये नेगेटिव थॉट्स ही तुम्हारी खुशियों को तुम तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अपने आप को खुशियों से दूर लेकर मत जाओ अंजलि, सिर्फ इन कुछ नेगेटिव विचारों की वजह से। तुम वही अंजलि हो जो सबसे स्ट्रांग हो, किसी भी सिचुएशन से अकेले लड़ सकती हो। जिंदगी जितनी भी बची हो, बस मैं इतना कहूंगा, खुल के जियो, बिना डरे जियो। ये बात सुनकर अंजलि के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि गौतम एकदम सही बात कह रहा है।
आखिर कब तक मैं इस तरह मर मर कर जीऊंगी? और हर दिन इतना नेगेटिव होकर जीना ठीक नहीं है। गौतम ने मेरी जिंदगी में कुछ खुशी की पल लाने की कोशिश की है। क्या हमेशा सैड रहना, अपसेट रहना, ये ठीक बात है? मुझे कुछ क्लियर क्यों समझ नहीं आ रहा है। सोच सोच कर विचार के बीच खाना खाने के बाद बच्चों को नींद भी आने लगती है, तो अंजलि के केयरटेकर को गौतम बच्चों को रिजॉर्ट लेकर जाने को कहता है। अंजलि और गौतम अब भी समुद्र की लहरों के शोर में बैठे थे। तभी एक तेज रफ्तार में समुद्र में दौड़ती हुई बोट अंजलि और गौतम की तरफ आती है। वही बोट एकदम पास में आकर बहुत सारा पानी उड़ाती है, जो गौतम के चेहरे पर आकर थप्पड़ की तरह पड़ता है। इसके पहले कि गौतम अपनी आंखों के सामने आए पानी को हटाता, कुर्सी पर बैठी अंजलि को बोट में बैठे 7 हंटर्स के लोग उठाकर बोट में बिठा लेते हैं। गौतम अचानक से हुए इस हादसे को देखकर स्तब्ध रह जाता है और चिल्लाता है, अंजलि,